हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। भारत चीन सीमा विवाद के ऐतिहासिक कारणों को समझने की कड़ी में ये हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें हम 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक की सभी छोटी बड़ी घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खासकर वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 21वीं सदी के शुरुआत में भारत चीन संबंध एक कोऑपरेशन एवं कंपटीशन की दौर में प्रवेश कर चुकी थी। इसका प्रमाण हमें कई मामलों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि 11 मई 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद चाइना का न्यूट्रल स्टांस। हालांकि इसमें उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह का भी योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने 1999 में चाइना को विजिट किया और चाइना को यह आश्वासन दिया कि ये जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं उससे चाइना को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान चीन का तटस्थ रूप भी भारत द्वारा एक वेलकम जेस्चर के रूप में देखा गया। हालांकि इस युद्ध के दौरान चाइना द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता पहुंचाना एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसके अलावा दोनों देशों के लीडर्स का एक दूसरे के कंट्री में विजिट करने की जो सिलसिला है उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि 2002 में भारत के राष्ट्रपति का चाइना विजिट। उसके अलावा 2002 में ही चाइना के जो प्रीमियर थे चौ रोंगची, उनका भारत में आगमन। इसके अलावा 2003 में भारत के उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का चीन का दौरा, जिसमें पहली बार भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन। इसके अलावा 2005 में चाइनीज प्रीमियर वन जियापाओ का इंडिया में विजिट होता है, जिसमें एक बॉर्डर पीस को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। वैसे तो इस एग्रीमेंट में काफ़ी सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन उसका आर्टिकल 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि दोनों पक्ष मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण परामर्श के माध्यम से ही सीमा विवाद का समाधान करेंगे और कोई भी पक्ष एक दूसरे को धमकी नहीं देगा या फिर कोई भी पक्ष एक दूसरे को धमकाने के लिए हथियार का उपयोग नहीं करेगा। हालांकि ये समझौता 1995 बॉर्डर एग्रीमेंट का ही भाग था। इसके अलावा 2006 में दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का भाग मानने पर राजी हुआ, एवं पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सिक्किम को भारत का अंग मानने पर राजी हुआ। इस प्रकार 2000 ईस्वी से 2006 तक की इस जर्नी को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देशों में फाइनली पीस स्थापित हो गई है। लेकिन चाइना के साथ लंबे समय तक पीस स्थापित करके रखना संभव नहीं है। वो कैसे, चलिए हम अब समझते हैं। देखिए, साल था 2006 जब चीन ने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा को जताया। इसके अलावा 2009 में जब दलाई लामा की विजिट होती है तवांग में, तवांग एक जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही चाइनीज आर्मी का एग्रेशन देखने को मिलता है और घुसपैठ भी देखने को मिलती है। तो आप इस जगह को याद रखें, ये हमेशा ही चर्चाओं में रहता है। खैर, यहाँ पर जब दलाई लामा की विजिट होती है तो इस पर भी चाइना का कड़ा विरोध देखने को मिलता है। इसके अलावा 2005 में ही जब इंडिया EAS को ज्वाइन करता है यानी कि ईस्ट एशियन समिट को ज्वाइन करता है, तो इसमें भी चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसका कड़ा विरोध देखने को मिलता है। तो इस बात से तो ये हमें पता चलता है कि 2000 ईस्वी के बाद चाइना इंडिया को एक कंपटीटर के रूप में दिख रहा था। इसके अलावा 2013 में LOC पर एक घुसपैठ देखने को मिलती है, जब चाइनीज आर्मी दौलत बेग ओल्डी से यहाँ से इंटर करती है और 30 किलोमीटर साउथ की तरफ यहाँ पे जो राकी नाला है यहाँ पर आकर कैंप को बनाती है, जिसके बाद भारत और चीन दोनों सेनाओं के बीच में एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है। इसके अलावा सितंबर 2014 में हमें 2 स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं। पहला चुमार वैली में, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ, यह चुमार वैली में, और दूसरा डेमचौक में। डेमचौक एक विलेज है यहाँ पर साउथ लद्दाख में। यहाँ पर चाइनीज आर्मी का एग्रेशन देखने को हमेशा से ही मिलता है क्योंकि यहाँ पर एक पास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है। इसी पास के माध्यम से 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर ये जो चुमार वैली है ये LOC से लगभग 300 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर चाइनीज आर्मी घुस जाती है और अपना एक कैंप बनाती है, जिसके बाद इंडिया और चाइनीज आर्मी जो है दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हो जाते हैं और ये स्टैंड ऑफ लगभग 16 दिनों तक चलते हैं और फाइनली दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाती है। तो ये तो थी 2014। इसके एक साल बाद सितंबर 2015 में एक और स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं इंडिया चाइना के बीच में, ये उत्तरी लद्दाख में। उत्तरी लद्दाख में एक वॉच टावर होता है, एक बुत्से रीजन है उसमें,
और वो वॉच टावर चाइना द्वारा बनाया जा रहा था, जिसे इंडियन आर्मी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में एक स्टैंड ऑफ शुरू हो जाती है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में 2017 में एक और स्टैंड ऑफ देखने को मिलती है डोकलाम में। डोकलाम एक जगह है भूटान में, जहां पर इंडिया, चाइना और भूटान तीनों की सीमाएं यहां पर आकर मिलती है, यानी कि ये एक ट्राई जंक्शन है। हालांकि यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो इंडिया का बॉर्डर यहाँ से नहीं मिलता, एग्जैक्ट डोकलाम जो जगह है वहाँ से नहीं मिलता। इस बड़े मैप में आपको देखने को मिलेगा कि डोकलाम में ही इंडिया का भी बॉर्डर है, लेकिन इस आप जूम मैप में देखेंगे तो यहाँ पर डोकलाम से थोड़ा सा अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि 72 दिनों तक चलता है और फाइनली 72 दिनों के बाद दोनों सेनाएं अलग अलग होती है। तो इसका कारण ये होता है कि ये जो आप देख रहे हो तिब्बत का जो भाग है, इसे चुंबी वैली कहते हैं, और चाइना यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक सड़क बना रहा था, और ये जो मैं लकीर खींच रहा हूँ ये चाइना का स्ट्रेटेजिक सड़क है। और चाइना यहाँ तक तो ऑलरेडी सड़क बना चुका था और इसे एक्सपेंड करके यहाँ तक डोकलाम तक बनाना चाह रहा था, जिसका विरोध तिब्बत, भूटान और इंडिया ने किया, जिसके बाद ये सड़क को रोक दिया गया। और यहाँ पर एक सवाल आपको मन में आ रहा होगा कि चूँकि डोकलाम तो भूटान का भाग है, तो इंडिया चाइना से लड़ाई क्यों लड़े? तो इसके लिए दो कारण हैं। पहला, 1949 और 2007 में भारत और भूटान के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें हालांकि ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें मेंशन की गई थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें जानने योग्य ये है कि भूटान की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा भारत सरकार के हाथों में है, यानी कि भारत की जो मिलिट्री है वो भूटान की जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा कारण ये भी है कि ये जो डोकलाम वाला भाग है, यहीं से भारत की चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पास करती है। यदि चाइना यहाँ तक रोड बनाने में सक्षम हो पाता है तो उसका अगला टारगेट होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि यदि चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो भारत की जो नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन है उससे कनेक्शन भारत की टूट जाएगी और नॉर्थ ईस्ट को कब्जा करना आसान हो जाएगा। तो ये दो मेन कारण थे जिसके कारण भारत ने भूटान का साथ दिया और 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम में एक स्टैंड ऑफ देखने को मिले। तो चलिए फाइनली भारत और चीन के बीच में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना होगा कि आखिर ये स्टैंड ऑफ की शुरुआत क्यों हुई। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने FDI के नियमों में कुछ बदलाव किए। बदलाव ये थे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, यदि उन देशों से भारत में FDI आती है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले भारत सरकार से उन्हें परमिशन लेनी होगी। अगर हम इसे देखें तो इनडायरेक्टली भारत सरकार का चाइना पर ही निशाना था, क्योंकि चाइना को छोड़कर और भी कोई भारत के पड़ोसी ऐसे देश नहीं है जिससे इंडिया में FDI आने की कोई संभावना हो। खैर जो भी हो, हालांकि पहले से भी ये प्रावधान किए गए थे, लेकिन ये प्रावधान केवल पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को लेकर थे। तब तो ये बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए पहले से यदि प्रावधान थे तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये FDI में बदलाव किए गए थे, जिससे चाइना काफ़ी नाराज़ था। दूसरी बात आती है ताइवान से। ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है, जबकि चाइना ताइवान को एक स्वतंत्र देश न मानकर चाइना का ही भाग मानता है। और जब ताइवान में नए प्रेसिडेंट का चयन होता है तो उनके शपथ समारोह में भारत के 2 MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं। इसमें से एक थी मीनाक्षी लेखी और दूसरे थे राहुल काशवान। और इस शपथ समारोह में भारत द्वारा जो संदेश दिए गए थे उसको भी पढ़ा जाता है, जिस कारण चाइना काफ़ी नाराज़ था और उन्होंने भारत को एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और हम किसी भी विदेशी पावर की इसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा कारण था कोविड का। उस दौरान विश्व में सभी देश कोविड की उत्पत्ति को लेकर चाइना पर ब्लेम कर रहे थे। उसी दौरान भारत से जो MP थे, एक डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको WHO के एक बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसका हेड बनाया जाता है। और उसी दौरान पूरे विश्व में ये मांग चल रही थी, खासकर WHO से, कि ये जांच कराई जाए कि आखिर कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो
आखिरकार इसके लिए एक वोटिंग कराई जाती है WHO में, जिसका अध्यक्ष रहता है भारत, और भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन के अगुवाई में ये वोटिंग कराई जाती है। और इसके बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि इस पर जांच कराई जाएगी। तो इससे चाइना काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि चाइना ये मानता था कि इंडिया ही इसके लिए सारे देश, विश्व के देशों को उकसा रहा है। और अब हम फाइनली, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, भारत एवं चीन के बीच लगभग 4057 किलोमीटर की सीमा रेखा पड़ती है, जिसमें से 3418 किलोमीटर की सीमा रेखा का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है। इसी को हम LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं। LAC, ये जो भारत की सीमा है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ये जो लद्दाख वाली जो भाग है, लद्दाख, ये जो रेड कलर में है, इसको हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, जिसकी कुल लंबाई 2150 किलोमीटर की है। जबकि दूसरी, ये जो येलो कलर में यहाँ पे बताई गई है, इसे हम मिडिल सेक्टर कहते हैं, जिसकी टोटल लंबाई 625 किलोमीटर है। और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर आता है, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है, इसे कहते हैं, और इसकी कुल लंबाई लगभग 1140 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ तक तो हमने बॉर्डर के बारे में समझ लिया, लंबाई के बारे में समझ लिया। और चूँकि भारत और चीन के बॉर्डर में अधिकतर भाग जो है उस पर प्रॉपर डिमार्केशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद देखने को ज़्यादा मिलते हैं, और ख़ास करके लद्दाख वाले क्षेत्र में, क्योंकि लद्दाख वाले क्षेत्र में चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इंडिया से काफ़ी मजबूत है, क्योंकि चाइना पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और इंडिया पहाड़ी के नीचे। ये वाला इलाका काफ़ी दुर्गम है, और यहाँ पर चाइना का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है पहाड़ी इलाकों में। जैसा कि हमने पहले देखा था कि 2020 स्टैंड ऑफ के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि LAC से सटे हुए क्षेत्रों में भारत और चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या काम कर रहे थे। तो सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। तो चाइना ने 1958 से ही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया, और अब तक लगभग 58,000 किलोमीटर की सड़कें बना दी थी। यानी कि LAC से सटे हुए क्षेत्रों में चाइना ने काफ़ी बड़ा जाल बिछा दिया था सड़कों का। और अब उनकी योजना ये थी कि सड़कों का तो जाल उन्होंने बिछा दिया, अब पहाड़ों में सुरंग बनाया जाए एवं उसके अंदर लड़ाकू विमानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और वहीं हम भारत की बात करें तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत काफ़ी पीछे छूट गया। भारत में सर्वप्रथम 1999 में इस संबंध पर ज़रूरत महसूस करी गई और एक प्रस्ताव पारित की गई कि भारत को भी LAC से सटे हुए जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी चाहिए। लेकिन कारगिल वॉर के कारण गवर्नमेंट का इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं रहा, और इसके बाद 2006 तक इस योजना पर बात ही चलती रही। इसके अलावा DPR वगैरह जो बनते हैं उसको बनाने में ही काफ़ी समय लग गया, और 2012 तक आते आते कुछ मामूली काम की शुरुआत थी, जैसे कि कुछ छोटी मोटी हवाई पट्टियाँ को अपग्रेड करना, इन सभी चीज़ों को किया गया। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी तेज़ी से काम हुए हैं, और 2020 तक भारत ने LAC से सटे लगभग 4600 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में भारत ने कुल 255 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें से दारबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी रोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये लेह के पास में दारबुक है और ये श्योक है, और यहाँ पर ये काराकोरम पास के पास में ये दौलत बेग ओल्डी, ये तीनों जगह है, तो इसको बनाया गया है। तो चलिए अब हम इसके सामरिक महत्व को समझ लेते हैं। ये जो दौलत बेग ओल्डी है, ये तीनों देशों का एक ट्राई जंक्शन है, जैसे कि इस इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी है, इधर अक्साई चीन यानी कि चाइना का भाग है, चाइना में अभी वर्तमान में आता है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान। इसके साथ ही यहीं पर भारत का एक एयरफोर्स का लैंडिंग स्ट्रिप भी है। यहाँ पर भारत की जो एयरफोर्स है उसकी जो विमान है यहाँ पर लैंड कर सकती है। इसके अलावा जो चाइना और पाकिस्तान की CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इसी काराकोरम मार्ग से होते हुए ऐसे पाकिस्तान में इंटर करती है। तो
यहाँ पर भारत की यदि सामरिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो चाइना के लिए ये खतरा है, क्योंकि भारत कभी भी यहाँ पर CPEC पर रोक लगा सकता है। तो इसी को देखते हुए चाइना काफ़ी नाराज़ था। हालांकि यहाँ पर ये जो हवाई पट्टी बनाई गई है, इसे 1962 युद्ध के दौरान ही बनाया गया था, लेकिन इसका यूज भारत नहीं करता था। लेकिन 2008 में इसे दोबारा से डेवलप किया गया, लेकिन इसके बाद भी चाइना के कड़ा विरोध देखने को मिलता है, जिसके कारण इस हवाई पट्टी को यूज नहीं किया जाता था। लेकिन हाल ही के दिनों में 2015 के आसपास इसे दोबारा से डेवलप किया गया और अब इंडियन एयरफोर्स इसका यूज करती है। और हालिया जो विवाद शुरू हुए हैं इसी से संबंधित हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक गलवान रिवर है, ये जो गलवान वैली देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये गलवान रिवर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहीं से ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड है ये भी गुजरती है। इसके अलावा जो सप्लाई है वो इंडियन आर्मी के लिए सप्लाई जो पहुंचाई जाती है, साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी यहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है उसके लिए जो सप्लाई होते हैं इसी रोड से आगे जाते हैं। तो चाइना का मानना ये है कि यदि चाइना इसको कैप्चर कर लेता है, इस वाले पोर्शन को, गलवान वैली के ऊपर वाला नॉर्थ वाले जो भाग है उसको यदि चाइना कैप्चर कर लेता है तो इंडिया के लिए सप्लाई पहुंचाना आसान नहीं होगा और इस प्रकार यहाँ पर भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, जो कि चाइना के सामरिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चाइना ने क्या किया कि यहाँ से LAC पार किए और यहाँ पर कुछ टेंट लगा दिए, जिसके कारण दोनों देश सेनाओं के बीच में एक स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है। दूसरा विवाद शुरू हुआ पैंगोंग से लेक को लेकर के। पैंगोंग से लेक भारत और चीन दोनों के बीच में पड़ती है और ये LOC इसको डिवाइड करती है। LOC यानी कि इसके बीचों बीच पार करती है। और ये जो पैंगोंग से लेक है उसकी टोटल लंबाई 134 किलोमीटर की है, जिसमें 45 किलोमीटर भारत के हिस्से में आता है और 89 किलोमीटर चीन के। इसी झील से सटी हुई कुछ चोटियाँ हैं, इसे हम फिंगर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो तीसरे इमेज में कि फिंगर 1, फिंगर 2, F1, F2, F3, F4 करके सबका नाम दिया गया है, यानी कि फिंगर 1, फिंगर 2। और भारत का मानना यह है कि F8 तक भारत का नियंत्रण है, हालांकि ये F10 तक जाती है और भारत का मानना है कि F8 तक उसका नियंत्रण है, जबकि चाइना का मानना है कि F2 तक उसका नियंत्रण है। यहाँ पर एक इंसिडेंट होती है 1999 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हो रहे थे। उस समय चाइना ने क्या किया कि पहले वो इधर 7-8 तक ही वो रहता था, लेकिन 8 तक ही रहता था, F8 तक रहता था। तो उसके बाद उन्होंने एक कच्ची सड़क बना ली और बाद में उन्होंने यहाँ पर एक पक्की सड़क बना ली और यहाँ पर पेट्रोलिंग करने लगे। लेकिन भारतीय सेना भी F8 तक पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन हाल के कुछ दिनों में चाइनीज आर्मी ने क्या किया कि इस रोड को और आगे बढ़ाकर 4 तक पहुँचा दिया और वे 4 F4 तक पेट्रोलिंग करने लगे। और इसके बाद जो भारतीय सेना है उसको F4 से आगे बढ़ने से मना कर दिया, रोक दिया, जिसके कारण दोनों सेनाओं के बीच में एक टसन शुरू हो जाती है और स्टैंड ऑफ जैसे स्थिति बन जाते हैं। और ये स्टैंड ऑफ लगभग अभी तक चलते आ रहे हैं। और तीसरा विवाद का कारण है चिसुल घाटी। चिसुल घाटी के पास में एक पास पड़ता है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसके माध्यम से ही 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था, जिसमें मेजर शैतान सिंह ने काफ़ी बहादुरी दिखाई थी और अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था। इसके बाद उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था, मरणोपरांत हालांकि। तो इसके यहाँ पर ये जो पास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है भारत की सामरिक दृष्टि से, इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण कराया है, जिसका विरोध चाइना हमेशा से ही करता है। और यही जो है सो वर्तमान की जो विवाद है चिसुल घाटी में, इसके कारण ही उत्पन्न हुई है। चाइना नहीं चाहता है कि यहाँ पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे। तो यहाँ तक हमें देखने से ये पता चल गया है कि चाइना इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए नहीं देखना चाहता है, ताकि यदि युद्ध जैसी स्थिति बने तो उस समय इंडिया अच्छे से सप्लाई को पहुँचा पाए LAC के आसपास। तो और इसी स्टैंड ऑफ के दौरान 10 और 11 मई के दिन भारत और चीन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में एक झड़प हो जाती है, जिसमें से 72 इंडियन सैनिकों को इंजरी होती है और लगभग 20 से अधिक इंडियन सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त किया।
और स्टैंड ऑफ अभी तक चलते आ रहे हैं। तो चलिए फाइनली अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि भारत की आगे की राहें क्या हो सकती हैं। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि भारत को अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो LAC से जुड़ा हुआ हो या LOC से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि चाइना का ही कठपुतली के रूप में पाकिस्तान है और दोनों फ्रंट से वार होने की संभावना है। तो हमें LAC और LOC से जुड़े हुए जितनी भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि किसी महान पुरुष ने यह कहा है कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, और चाइना हमारा पड़ोसी है, ये रियलिटी है। और चाइना का एग्रेशन हमने देखा है, जैसे कि उसका कैटोग्राफिक एग्रेशन हो या फिर इंच एग्रेशन हो, तो ये रुकने वाला तो है नहीं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जो सेना है उसको हमेशा सही अलर्ट पर रखें और एक वॉर मोड में रखें, और अपने आप को एक वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रखें, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो कूटनीति के तरीके पर हो, या फिर आर्थिक मोर्चे पर हो, या फिर सैन्य तैयारियां के रूप में हो। तो यही एक चाइना के साथ डील करने का तरीका है। और हाँ, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। यदि आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।